हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी हमारी जीएस की क्लास लाइव हुई थी और जिसमें हमने खूब सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जो एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक था, वैदिक पीरियड से। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो करंट अफेयर से जो घटनासार एक मैगजीन है उसको रेफरेंस पॉइंट बना के हम चल रहे हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके हो जाए तैयार, फिर हम डिस्कशन चालू करते हैं। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल ऐसे ही डिस्कशन में शामिल होया करिए। ठीक है, जैसे लाइव लेक्चर जो हो रहे हैं उनमें आप शामिल होइए और जो डिस्कशन हो रहा है, प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, उसमें आप शामिल हो जाइए। ठीक, तो इससे क्या होगा ना कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और एक जो रिवीजन होता है प्रैक्टिस के थ्रू वो सबसे मैटर करता है। अब करंट अफेयर का टॉपिक हम चालू करते हैं। पहला, इसमें हम क्या करेंगे ना, बहुत सारे जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला है भारत का, लिखिए, भारत का फर्स्ट विदेशी AIC कहाँ खुला है? ठीक है, कहाँ खुला है? तो AIC मतलब क्या है? अटल इनोवेशन सेंटर। ठीक है, अटल नवाचार केंद्र, अटल इनोवेशन सेंटर, या हिंदी में बोलेंगे अटल नवाचार केंद्र। ठीक है, अटल नवाचार केंद्र कहाँ खुला है? आप ये लिखिए, भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ खुला है? तो ये खुला है, स्थान है, याद रखना इसको, अबू धाबी UAE। कहाँ पे? अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE लिख लीजिए। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरात, अबू धाबी में पहला भारत का विदेशी अटल नवाचार केंद्र खुला है। लिख लीजिए इसको, पहला विदेशी इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड, अभी 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस था। ठीक है, 8 सितंबर, एक बार डेट देख लीजिए, 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस था। इस दिन क्या हुआ, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने घोषणा की कि भारत की जो साक्षरता दर थी ना, क्या थी? भारत की साक्षरता दर थी जो 2011 के अकॉर्डिंग कितनी थी? 74%। 74% 2011, जो सेंसस 2011 था उसके अकॉर्डिंग कितनी थी? 74%। तो ये अपडेट हुई है, तो अब कितनी हो गई है? 80.9%। अभी वर्तमान में 80.9% साक्षरता दर हो गई है। ये किया गया किसके? जो हमारे भारत सरकार है उन्होंने ये घोषणा की है। ठीक है, अभी ये सेंसस का डेटा नहीं है, ध्यान रखना इसको, ये सेंसस का डेटा नहीं है, ये सरकार द्वारा घोषित आंकड़ा है 80.9। एग्जाम में पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि सरकार ने घोषित किया है और करंट अफेयर में आया हुआ है। तो अब देखिए, अब क्या है, बच्चा क्या करता है ना, 74 वो पिछले 10 साल से याद करके घूम रहा है कि 2011 में 74, 2011 में 74। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारत की साक्षरता दर घोषित की गई है, वो कितनी है? तो वो है 80.9%। 80%, देखिए 6% की वृद्धि करीब करीब देखी गई। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अच्छा, अगर शिक्षा मंत्री कहूं तो कौन है? अब पता होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, ध्यान रखना।
धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने ही घोषणा की है, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में ये दे दिया ना कि पीएम जी ने घोषणा की, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा, तो वो नहीं है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है। 80.9 ठीक हो गया ये। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है ना, ये फैक्ट छोटे हैं बट बड़े काम के हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ना सीधा ये पूछा जाएगा। अच्छा, एक नया इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक है लिवाइस ब्रांड। आप जानते ही होंगे लिवाइस का। लिवाइस ब्रांड ने एक भारतीय अभिनेत्री को, इंडियन एक्ट्रेस को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उनका क्या नाम है? तो वो है आलिया भट्ट। ये नाम याद रहे आपको, क्योंकि कई बार देखो एक्ट्रेस रिलेटेड से पूछ लेता है क्वेश्चन। और लिवाइस एक बड़ा ब्रांड है, तो याद रखना आप, लिवाइस का जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी वो कौन है? आलिया भट्ट, ठीक है। ये हो गया, नोट कर लीजिए इसको। लिवाइस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसने अपना ग्लोबल, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, लोकल तो बनाए जाते हैं बट ग्लोबल नहीं बनाए जाते। ग्लोबल बनाने के कारण क्या है कि ये एक बड़ी, इनकी पहचान जो है ग्लोबली ये रिकॉग्नाइज हो रही है। इसका मतलब ये, नोट करिए इसको। ठीक, चलिए आगे। एक नया अभियान चलाया गया है, अंगीकार 2025। अंगीकार 2025, अंगीकार 2025 चलाया गया है। ये क्या है अभियान? ये एक अभियान है, ध्यान रखना। ये क्या अभियान है? ये ऐसा है ना कि जो भारत सरकार का शहरी एवं विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है, शहरी विकास मंत्रालय, उसके द्वारा ये अभियान चलाया गया है, अंगीकार 2025। और इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आप जानते होंगे, जिसके तहत जिनके पास आवास नहीं है, घर नहीं है, उनको आवास दिया जाता है। शहरी, गांव वाला नहीं, शहर वाला। क्योंकि ये देखिए अंगीकार 2025 याद रखना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का जो चलाया गया है मिशन, उसके अंतर्गत ये अभियान है। मतलब इसमें शहर के अंदर उन लोगों को जिनके पास झुग्गी है, पक्के मकान नहीं है, उनको इस अभियान के तहत क्या दिया जाएगा? मकान की सुविधा सरकार प्रोवाइड कराएगी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स कौन है? खट्टर जी हैं। खट्टर, ये मनोहर लाल खट्टर, ये पहले हरियाणा के सीएम थे, अभी ये हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अंगीकार 2025। ठीक, रब करें इसको। अच्छा, सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने हैं। अब जरा मैं पूछ लेता हूं, आप लोग बताइए कि किस नंबर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं? उपराष्ट्रपति किस नंबर के हैं? सीपी राधाकृष्णन, याद है आप लोगों को? एग्जाम में पूछेगा ऐसे। सीपी राधाकृष्णन 15 में, ये याद रख लेना। किसको हराया है? बी सुदर्शन रेड्डी को। कितने मतों से? 152 मतों से, याद रखना। किसको हराया है? बी सुदर्शन रेड्डी को। कितने मतों से? 152 मतों से। उपराष्ट्रपति जी जब चुने गए हैं, उस समय ये कहां के राज्यपाल थे? तो ये थे कहां के राज्यपाल? ये थे उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक, इसको भी लिख लीजिएगा। मैं आपका ये रिवीजन कर दिया, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बट चूंकि इंपॉर्टेंट है तो आया साथ में फैक्ट, तो मैंने कहा पूरा आपको समझा दूं एक बार, ठीक है।
ठीक, चलिए आगे। अच्छा, इस बार अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है याद करके जाना, क्योंकि इस बार इंडिया में कई इवेंट इसी दिन हुए। क्या क्या है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एक तो मैंने आपको बता ही दिया था, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस तारीख क्या है बताइए? 8 सितंबर। ठीक, एक तो मैंने क्या बताया, इस दिन भारत सरकार ने ये घोषणा की, या धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उन्होंने घोषणा की कि भारत की जो साक्षरता 80.9 हो गई। एक और न्यूज बहुत बड़ी इस दिन है। क्या? इस दिन भारत के एक राज्य ने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया। पूर्ण साक्षर राज्य, लिखिए, पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला। किसको मिला जरा बताइए? तो ये राज्य है, याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शॉर्ट में एचपी भी बोलते हैं, जैसे यूपी बोलते हैं वैसे एचपी, इसको नोट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश। ठीक, हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डेट याद रखना, ये जो डेट है ये आपको याद रहनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, क्योंकि इस पे 2-3 इवेंट हुए हैं तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। एक बौद्ध मंदिर बनाया गया है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर। इंपॉर्टेंट है ये, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर कहां बनाया गया है? ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी लोकेशन क्या है, तो याद रखना ये बनाया गया है राजगीर, नालंदा, बिहार। आपके मेरे जो साथी बिहार एसआई का एग्जाम देने वाले हैं, आपको कल न्यूज मिली गई होगी, हमारे चैनल पे ये न्यूज हमने कल शॉर्ट्स के थ्रू भेज दी थी आप सबके पास कि बीपीएससी में 1799, लगभग 1799 या 1800, ऑलमोस्ट बोल लीजिए 1799 के आसपास वैकेंसी आ गई है। मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है वो जानते रहे कि 1800 लगभग वैकेंसी आ गई है। किसकी? बिहार एसआई की। तो एक बार लग जाइए पूरी मेहनत से, और बिहार एसआई अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ऐसे फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। देखिए, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर कहां बना? राजगीर, नालंदा, बिहार। बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर आपको मिस नहीं करना है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, बिहार में कौन सा? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर। ठीक, ये हो गया। एक बिहार की और न्यूज है, क्योंकि ये सब एग्जाम मैं बता रहा हूं आपको 2-3 महीने के अंदर होने वाले हैं, 3 महीना 4 महीना, मैक्सिमम 4 महीना ले लीजिए। मतलब अभी क्या चल रहा है, सितंबर अब एंड होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक एग्जाम ये सब कंडक्ट हो जाएंगे। भारत का पहला राज्य, भारत का फर्स्ट राज्य बिहार बना है, किस मामले में? जिसने डिजिटल कृषि निदेशालय बनाए हैं। डिजिटल कृषि निदेशालय का निर्माण किया है भारत का पहला राज्य। कौन है? बिहार। नोट कर लेना उसको, भारत का फर्स्ट राज्य है बिहार, जिसने डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया है।
ठीक है। अच्छा, मैंने जो पढ़ाया था याद है आप लोगों को? भारत का पहला स्वदेशी चिप का निर्माण हुआ है, क्या नाम है उसका? एकदम इंपॉर्टेंट है, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा जरूर ये क्वेश्चन। भारत का प्रथम फर्स्ट स्वदेशी या इंडिजिनस स्वदेशी माइक्रोचिप, ये क्या नाम है? विक्रम 3201, ये नाम याद रखना आप लोग। और इसको बनाया किसने है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, करंट अफेयर क्लास में बताया था। इसको बनाया है किसने? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र प्लस एक सेमीकंडक्टर की कंपनी है, वो दोनों मिलके, एक प्राइवेट एंटिटी है और गवर्नमेंट तरफ से है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये नाम याद रखना। और इसको प्रधानमंत्री जी ने क्या शब्द से संबोधित किया है? इसको उन्होंने बोला है डायमंड चिप्स, याद रखना। अगर पूछ ले कि डायमंड चिप्स क्या है, तो ये बोला गया है माइक्रो प्रोसेसर या चिप, माइक्रो प्रोसेसर या चिप। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक। और एक फैक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार में, स्वच्छ वायु, पेन तेजी के साथ चलाइए, ठीक है, पुरस्कार में प्रथम स्थान किसको मिला? 10 लाख की श्रेणी में मिला है इंदौर को, ये पहला इसको मिला है, ठीक है। और ये किसके तहत जारी किया गया है? रिवाइज आप कर लीजिए, NCAP के तहत, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और ये है 10 लाख से ज्यादा वाली कैटेगरी में, पॉपुलेशन 3 से 10 के बीच में किसको मिला है? फर्स्ट अमरावती, और थर्ड 3 से कम वाले में मिला है, फर्स्ट है देवास। ये याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे, पेन थोड़ा तेज चलाइए। एक आयोजन हुआ है, उसका नाम है, इंग्लिश में लिखता हूं, इसका आयोजन का नाम है SAMHITA, संहिता। संहिता नाम का एक आयोजन हुआ। एग्जाम पूछ सकता है कि संहिता आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। और ये क्यों हुआ है? तो ये हुआ है, जो एशिया की पांडुलिपि है ना, एशिया की गणितीय मैथमेटिकल गणितीय पांडुलिपि के संकलन के लिए, अर्थात इनको एक जगह स्टोर करने के लिए सेफ्टी के साथ, इसीलिए हुआ है संहिता आयोजन या सम्मेलन। ठीक, नोट करिए फटाफट, समय नहीं है, तेजी के साथ चलिए, ठीक है, समय नहीं है। एक ऑपरेशन अभियान बोला गया है, ऑपरेशन बोला गया है, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट है ये, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये नाम किसने दिया है? ये नाम दिया किसने? गृह मंत्री जी ने, गृह मंत्री अमित शाह, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये नाम दिया है एक ऑपरेशन को, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया है जो नक्सलवादी है ना, नक्सलाइट्स, इनके
खात्मे के लिए जो अभियान चलाया गया था उसके लिए, नक्सलवाद के समाप्ति के संबंध में, याद रखना इसको, नक्सलवाद के समाप्ति के संबंध में, ये उसी से रिलेटेड है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, और ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, याद रखना, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये वहां पे एक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कर्रे गुट्टा पहाड़ी थी, ठीक है, पहाड़ी है, वहां पर यह ऑपरेशन चलाया गया था। किसके लिए? नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, नक्सलवाद को मिटाने के लिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, याद रखना, इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। एक एक्ट्रेस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कृति सेनन है, किसके लिए? लैंगिक समानता को प्रमोट करने के लिए। किसने बनाया है? याद रखना, बनाया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, नोट कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत बनाया है? क्या बनाया है? मानद राजदूत। ठीक है, मानद राजदूत बनाया है। इसको इंग्लिश में UNFPA भी बोलते हैं, याद रखना, UNFPA। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो। अच्छा, एक अन्नपूर्णा योजना चलाई गई है, पूछ लेता है कभी कभी कि ये स्कीम किस राज्य ने चलाई है। तो अन्नपूर्णा योजना, याद रखना, किस राज्य ने चलाई है और किसके लिए चलाई है, याद रखना। तो ये योजना चलाई है कर्नाटका ने, कर्नाटका की सरकार ने। और किसके लिए चलाई है? ये चलाई है स्वच्छ कर्मियों के लिए, जो स्वच्छता से रिलेटेड काम करते हैं। स्वच्छ कर्मियों के लिए ये चलाई गई है, याद रखना, इसको लिख लीजिए। अन्नपूर्णा योजना स्वच्छ कर्मियों के लिए कर्नाटक सरकार ने चलाई है। ठीक है, हो गया। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रहने चाहिए। अच्छा, एक वल्चर नेटवर्क बनाया गया है, पोर्टल है एक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जान लीजिए, गिद्ध से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट आता है, क्योंकि गिद्ध क्या है, अपने देश से विलुप्ति की कगार पे हैं, काफी कम संख्या में रह गए हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि वल्चर नेटवर्क नाम का एक पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल देखिए, वल्चर नेटवर्क नाम का एक पोर्टल बनाया गया है। किस चीज के लिए? गिद्ध संरक्षण पोर्टल है। ये क्या है? गिद्ध संरक्षण पोर्टल, मतलब भाई सुरक्षा के लिए बनाया गया है, एक ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया गया है। किस राज्य ने बनाया ये पूछेगा, या ये पूछ लेगा कि असम राज्य ने किसके लिए क्या पोर्टल बनाया है, तो ये याद रखना, इसको बनाया है असम ने। असम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहा हूं, आने के चांसेस बहुत हाई है इस पे। असम राज्य ने वल्चर नेटवर्क पोर्टल गिद्ध संरक्षण नाम का गिद्ध संरक्षण पोर्टल बनाया है असम राज्य ने। इसको लिख लीजिए, वल्चर नेटवर्क। ठीक, अच्छा, आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं?
मोबाइल में आप लोग आए दिन टेम्पर्ड ग्लास लगवाने जाते होंगे मार्केट में, बतरा पे सस्ता मिल जाता है, जो भी रहता है, ठीक है। तो एक टेम्पर्ड ग्लास से रिलेटेड एक फैक्ट आया है, भारत की पहली कंपनी है जो टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री की स्थापना कर रही है। टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री ये कहां पे हो रहा है, पहली फैक्ट्री कहां लग रही है टेम्पर्ड ग्लास की, भारत में पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहां लग रही है, बताइए, कमेंट करिए आप लोग। भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास की जो फैक्ट्री है कहां लग रही है, पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास की फैक्ट्री कहां लग रही है, तो ये स्थान है नोएडा, उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं कि नोएडा आईटी सेक्टर में काफी आगे जा चुका है, नोट कर लीजिए, नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ठीक हो गया ये, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, असम से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, लिखिए उसको। असम भारत का हाल ही में ऐसा राज्य बना है जिसने अपने राज्य में क्या किया है, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए, क्या किया है, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए, असम ने तो क्या किया था, पोर्टल बनवाया था, ये काम मिजोरम ने किया, याद रखना। मिजोरम ने क्या किया है, अपने राज्य में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए विधेयक पारित किया है, के लिए विधेयक ला गया, मतलब कानूनी तौर पे अब भीख मांगना वहां पे बैन हो जाएगा। कहां, मिजोरम में। कहां बैन हो जाएगा, मिजोरम में। भारतीय राज्य भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है, ठीक है। अच्छा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक मैंने आपको बताया था, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप किसने किया था, मैंने आपको बताया था, ये लिख लीजिएगा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहला स्थान सबसे बेहतर किसने परफॉर्म किया है, वो है महाराष्ट्र। अच्छा, अरे यार बहुत ज्यादा है तो भाग गया, महाराष्ट्र। अच्छा, सबसे सेफेस्ट अगर कोई सिटी है महिलाओं के लिए, सेफेस्ट सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए कौन सा है, मैंने आपको कल ही कराया था, वो शॉर्ट में बताया था क्या, सबसे सुरक्षित शहर, सबसे सुरक्षित शहर जो रिपोर्ट आई है ना, नेशनल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, तो उसमें बताया गया है कि सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा, ठीक है। सबसे सुरक्षित शहर किसका, भारत का। ये किस रिपोर्ट में आया है, नेशनल रिपोर्ट ऑन वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी, नेशनल रिपोर्ट ऑन सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, कोहिमा। ठीक है, ठीक, ये हो गया। एक चीज मैं आपको बताऊं, एक प्रधानमंत्री जी ने अभी एक देश की यात्रा की, भारत के प्रधानमंत्री गए थे कहां जानते हैं, जापान। तो वहां पे एक होता है सौभाग्य का प्रतीक है एक, जानते हैं क्या, गुड़िया।
एक सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है दारुम गुड़िया। याद रखना, दारुम गुड़िया। दारुम गुड़िया। भारत के पीएम जब जापान की यात्रा पे गए थे तो वहां पे सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया नाम का उपहार उनको दिया गया था। तो ये भाई जो कि पीएम गए हैं और ये मिला है, तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दारुमा गुड़िया। ठीक, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। तो याद रखना, दारुमा गुड़िया कहाँ दिया गया? जापान में उपहार के स्वरूप दिया गया था। ठीक है, अब इस साल एक कॉन्फ्रेंस हुई है, अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा इसको। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग, जो पाली भाषा है, पाली भाषा जो है वो किस धर्म के साहित्य के रूप में इस्तेमाल की जाती है? आपको याद है? तो ये की जाती है बौद्ध धर्म के लिए की गई है। मतलब की जाती है क्या? मतलब की गई है। ठीक है, बौद्ध धर्म जो उसमें त्रिपिटक है, उसमें ये सब पाली भाषा में लिखे गए। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि पाली भाषा हमारी संस्कृति से बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। तो इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपको पता है कि बुद्ध धर्म का फैलाव था वो कहाँ गया था? श्रीलंका में। तो याद रखना, इसका इस बार का सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ हुआ? श्रीलंका। याद रखना है, ये नहीं कि ऑप्शन में इंडिया दिखे टिक करके निकल लो, नहीं। अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन कहाँ हुआ? श्रीलंका में। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक शब्द है जो गांधी जी ने, जिनको भारत में अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए एक शब्द यूज इस्तेमाल किया था महात्मा गांधी ने। क्या यूज किया था? हरिजन। क्या यूज किया था? हरिजन। अर्थात इनके लिए बोला था कि ये हरि के जन हैं, अर्थात हरि अर्थात भगवान विष्णु। तो हरिजन शब्द को किस राज्य ने आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया, तो ये कौन सा राज्य है? इसका आंसर है, आप याद रखना, उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि हरिजन शब्द को, लिख लीजिए, हरिजन शब्द को आधिकारिक रूप से उड़ीसा राज्य ने प्रतिबंधित कर दिया है। आधिकारिक संचार में इसको प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, आधिकारिक रूप से संचार में इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आधिकारिक संचार में मतलब आधिकारिक रूप से कोई बातचीत हो रही है ऑफिशियल, तो उसमें हम हरिजन शब्द का प्रयोग अब नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक घटना घटी बड़ी, जब अभी चूंकि आप जान रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका में थोड़ा टैरिफ वॉर चल रहा था, वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे थे काफी सारे। तो उसी के दौरान एक घटना घटती है कि भारत ने अमेरिका के लिए एक सर्विस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। पूछ सकता है इसके बारे में। तो भारत ने क्या किया? भारत ने
जो डाक सेवा, भारत की जो भारतीय डाक सेवा है ना, कि अंतरराष्ट्रीय सेवा जो है, इंटरनेशनल सर्विस है, अंतरराष्ट्रीय सेवा को किसके लिए, अमेरिका, यूएसए के लिए अस्थायी रूप से बैन कर दिया, अस्थायी रूप से रोक दिया। लिख लीजिए, अस्थायी रूप से रोक दिया। तो ये पूछ सकता है कि डाक सेवा किस देश के लिए अस्थायी रूप से रोक दी गई, तो वो है अमेरिका। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक ना रिपोर्ट आई है मुख्यमंत्रियों के ऊपर, तो आप लोग ये याद रख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक है संस्था है एडीआर, आप लोग जो पॉलिटिकल न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे ना, उनको पता होगा एडीआर के बारे में। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर है। ठीक है, यह एडीआर संस्था है, इसने लिस्ट बनाई थी कि भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है। भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट बनाई थी, मतलब सबसे ज्यादा पैसे से लेकर सबसे कम पैसे की। ठीक है, इसमें रिचेस्ट सीएम कौन है, ये आपको याद रहे, रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर। तो रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू रिचेस्ट सीएम हैं, इसके लिख लीजिए। और सबसे कम पैसा किनके पास है, सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। सबसे कम पैसा, सबसे गरीब मुख्यमंत्री लिख दीजिए। गरीब तो हालांकि क्या ही बोला जाए, बट सबसे गरीब सीएम कौन है, सीएम ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। ठीक है, सबसे कम पैसा इनके पास है, सबसे ज्यादा है चंद्रबाबू नायडू। ये कहाँ के हैं, सीएम आंध्रा के हैं। और ममता बनर्जी कहाँ के, आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू के पास कितनी संपत्ति है, करीब करीब 900 करोड़ के आसपास है। ठीक, मोटे तौर पर बता रहा हूं, हालांकि आंकड़ा पूछेगा नहीं, 931 करोड़ है करीब करीब। और ममता बनर्जी के पास शायद लाख में मामला है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक रिसर्च आई है, इसको मिटा दूं मैं, ऐसा लिख लीजिए। एक रिसर्च आई है, कहाँ की मैं बताता हूं आपको, यूपी की संस्थान है बहुत, और भारत का बहुत ही बड़ा संस्थान है, काफी नाम है इसका, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU आप जान ही रहे हैं, बनारस में। इसने एक रिसर्च किया है, अब यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये यूपी में ही है। यूपी में इसने रिसर्च किया सहरिया जनजाति के ऊपर। किसके ऊपर, सहरिया जनजाति के ऊपर। ट्राइबल है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है सहरिया जनजाति। इसने इस पे रिसर्च किया और शोध में पाया कि इनमें जो टीबी है ना, जो ट्यूबरकुलोसिस इनको होता है, ये क्या है, वंशानुगत है, ये वंश से आ रहा है इनके अंदर। वंशानुगत, जेनेटिक्स, टीबी के होने में जेनेटिक्स का भी रोल है। अरे यार, वंशानुगत। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। अगर मान लो पूछ लिया जाए कि BHU के संस्थान ने किस रोग के संबंध में सहरिया जनजाति पे रिपोर्ट दी है या रिसर्च किया है, तो टीबी है। और क्या दिया है, तो इसने बताया है कि जो टीबी रोग है, जो ट्यूबरकुलोसिस है, वो क्या है, टीबी की जो उच्च दर है, टीबी की जो उच्च दर है, लिख लीजिएगा यहाँ, उच्च दर लिख लीजिए, एकदम एग्जैक्ट वही लिख लीजिए, जो टीबी की उच्च दर है, उसका कारण क्या है, अनुवांशिकता है, अनुवांशिक है, अनुवांशिक है। लिख लीजिए, BHU के छात्रों ने ये रिसर्च किया है।
ठीक है, तो ऐसे ही अच्छा, एक चूंकि बिहार का चुनाव नजदीक है तो कई सारी घटनाएं, कई सारे न्यूज वहां से आ रहे हैं इस समय, जानते हैं मीडिया का बढ़ जाता है आना जाना वहां से। तो बिहार में एक न्यूज आई है, गवर्नमेंट ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को क्या कहा है, इस एक्सप्रेसवे को भारत सरकार ने नेशनल एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा दिया है। याद रखना, ये याद रखना, नेशनल राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा मिला है, ठीक है, भूलना नहीं। नेशनल एक्सप्रेसवे 9 पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को दर्जा दिया गया है, इसका अभी तक नहीं था, अब मिला है। अच्छा, अभी हाल ही में वायुसेना ने, जो हमारी वायुसेना है, उसने किस यान को, फाइटर जेट को मुक्त किया है सेवा से? बताइए, वायुसेना ने किस फाइटर जेट को, किस लड़ाकू विमान को, अभी हाल ही में सितंबर में वायुसेना ने किस फाइटर जेट को मुक्त किया है सेवा से, मतलब अब उसकी सेवा नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ये पिछले 40 साल से सेवा दे रहा था, 40 साल से सेवा, ठीक है। तो इसका नाम है MiG-21, याद रखना, MiG-21, MiG-21 फाइटर जेट है। वायुसेना ने इसको क्या किया है, सेवा मुक्त कर दिया। इसको लिख लिया, मैं लिख दूं, नहीं पता लगा आप लोग भूल जाओ, सेवा मुक्त कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, वो तो मैंने बताया ही था, हालांकि पॉइंट में है, मैंने आपको बताया था कि जो 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो किस आर्टिकल में चेंज करेगा, आपको पता है कि 75 में करेगा, 164 में करेगा, ठीक है। तो याद रखना, आप इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप एक बार लिख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, 75 में चेंज करेगा, 164 में करेगा। क्यों? क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं, उनका इसमें प्रावधान दिया गया है। तो उनको अगर कम करना है, उनके मतलब अगर वो 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष या उससे अधिक वाले अपराध के संदर्भ में हिरासत में लिए जाते हैं, कितने दिन तक, लगातार 30 दिन तक, तो 31वें दिन उनको पद से विमुक्त कर दिया जाएगा, अथवा अगर नहीं होता है ऐसा तो स्वतः मुक्त हो जाएंगे, ठीक। इसमें पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है। ये कौन सा बिल है, ये याद रखना, 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक। अच्छा, इसमें एक 2 बिल और आए हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ यूटी बिल आया है और एक बिल इसके साथ क्या कहते हैं, J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल आया है। तो 2 सामान्य बिल हैं, एक संविधान संशोधन विधेयक है। अभी ये सारे बिल कहाँ पे हैं, ये सारे बिल अभी हमारे ये JPC के पास है, ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। वहां से चीजें जब प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी तो फिर ये विधेयक आगे भविष्य में कानून बन सकता है। अब देखिए, वो भविष्य के जगत में है, ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो नेशनल एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, ये इसको दिया गया है, ये भारत का, ये बिहार में ऐसा एक्सप्रेसवे जो केवल बिहार के भीतर है, ये याद रखना। ये बिहार SI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूर्णतः बिहार के भीतर है, ये याद रखना, लिख लीजिए इसको। एक पॉइंट इसमें छूट गया था, पूर्णतः बिहार के भीतर
बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है जो पूर्णतः राज्य के भीतर पाया जाता है या स्थित है। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक न्यूज है साक्षरता के बारे में, मैंने भी डिस्कस किया था कि चौथा राज्य कौन सा बना है, चौथा राज्य कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश। एक और न्यूज है साक्षरता के बारे में कि भारत का फर्स्ट डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, कौन किस राज्य को मिला है, तो वो है केरला। भारत का पहला स्वच्छ डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, केरला। और अगर मैं कहूं कि अभी हाल ही में चौथा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन बना है, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, ये मैं कहूं भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो क्या है, मिजोरम। याद रखना, अंतर सब में है। अगर मैं कहूं पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला फर्स्ट राज्य कौन है, मिजोरम। ठीक है, हालांकि मैंने इसको डिटेल में कराया हुआ है अपने करंट अफेयर में, बट यहां बात उठी है तो मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक। अच्छा, एक न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट आई थी, बनारस से रिलेटेड है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं। एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आई है, बनारस में एक घटना घटी थी और यूपी के लिए, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल रिमूवल, जिसको रिमूव किया जा सकता हो वैसा रिमूवल सोलर पैनल स्थापित किया गया। ठीक है, पैनल स्थापित किया, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है, स्थापित किया। ये कहां किया गया, तो ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। याद रखना, क्या, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में ऐसा किया गया है। ये भारत में पहली बार हो रहा है। यह कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी की तरफ बड़ा कदम है, जहां पे सोलर पैनल के द्वारा ट्रेनों को एनर्जी सप्लाई के भविष्य के बारे में चीजें नींव रखी जा रही है कहीं। ठीक है, भारत में पहली बार रेल पटरियों के बीच पहला रिमूवल सोलर पैनल स्थापित किया गया, किसके द्वारा, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। अच्छा, इस पटरी क्या कहते हैं, पैनल की लंबाई के बारे में ऐसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, इसकी लंबाई करीब है इसकी पैनल की 70 मीटर। अभी छोटे तौर पे हो रहा है 70 मीटर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैंने आपको बताई थी, याद है आपको, कि भारत में जो सबसे बड़ी इस समय मालगाड़ी चलाई जा रही है उसका नाम क्या है। अगर आप हमारे शॉर्ट्स देख रहे होंगे ना, तो आपको रिवीजन हो चुका होगा कई बार, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि शॉर्ट्स देखिए चैनल के, क्योंकि शॉर्ट्स में मोटिवेशन और प्लस एजुकेशन, ये ध्यान रखना। हमारी कोचिंग के जो शॉर्ट्स है ना, वो दो चीजों से भरे हैं, एक तो मोटिवेशन है और दूसरा एजुकेशन। मोटिवेशन जिससे आप नेगेटिव हालात हो या किसी नेगेटिव व्यक्ति से मिले तो आप डिमोटिवेट ना, आपके अंदर मोटिवेशन बना रहे।
और एजुकेशन है जिससे कि आप जब आप मोटिवेट हो जाएं तो फिर आप शिक्षा की तरफ पूरी ताकत से बढ़ सके। तो ये हमारे जो चैनल के शॉर्ट्स हैं उसमें ये दोनों चीजें दी गई, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा शॉर्ट्स में तो हमने ये वहां पे डिस्कस किया है। तो ये ट्रेन कौन सी है? ये ट्रेन है रुद्रास्त्र, याद रखना, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट की तरफ चलाई गई है। क्या नाम इसका? रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र, सॉरी रुद्रास्त्र, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां पर हमने लगभग जो इंडिया की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और फैक्ट्स है उनको हमने यहाँ डिस्कस किया, जिससे कि आप वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे आप एग्जाम में सफल हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, वन लाइनर भी जो फैक्चुअल होते हैं ना वो डायरेक्ट पूछ लेता है। तो क्या होता है, अगर आपने केवल ऊपर ऊपर पढ़ा है और आपने फैक्ट नहीं देखे तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को लेके चलना है, उसी से सफलता मिलेगी आपको, अल्टीमेटली वही सफलता दिलाएगा। तो यहाँ पे हमने कई सारे फैक्टों को देखा। आने वाली क्लासेस में हम और अभी तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस की थी, इसमें हम उसमें इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे और डिफेंस को डिस्कस करेंगे, स्पेस को डिस्कस करेंगे, अवार्ड्स डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। आप लोग ऐसे बने रहिए, यहाँ सारे कंटेंट धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी शब्दों के साथ हम यहाँ क्लास को विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने एग्जाम के लिए पूरा फोकस रहिए। आपको बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है मेरे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और इस बार मौका बड़ा अच्छा है। बिहार पीसीएस में आप देख रहे हैं 1800 वैकेंसी एसआई की, यूपी बिहार पुलिस में और यूपी पुलिस में देख रहे हैं 4000 5000 वैकेंसी है। कांस्टेबल की करीब 22-23 हजार वैकेंसी आ गई। दिल्ली पुलिस में आ गई है वैकेंसी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितना जल्दी हो सके आप चैनल से तो जुड़े ही हैं, औरों को जोड़िए जिससे औरों को फायदा हो। और जो बच्चे यहाँ आसपास है या आना चाहते हैं दिल्ली में ऑफलाइन के लिए, तो आप हमारा बत्रा पे है सेंटर, ऑफलाइन सेंटर क्लास समिट एकेडमी का, और हमारा मोबाइल नंबर हमारी स्क्रीन पे दिखता रहता है, यूट्यूब चैनल पे भी है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ आ सकते हैं, और उसमें फी वगैरह भी आपको सब बता दी जाएगी, ठीक है। तो अब इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।